अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बिजारानी आईआर के पेपर 1 और पेपर 2 की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने रशियन सिविल वार को डिस्कस किया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज एक और लेक्चर वर्ल्ड वार 2 पे बात करेंगे। अब वर्ल्ड वार 2 पे बात करने से पहले हमें बैकग्राउंड देखना होगा। अब बैकग्राउंड में वर्ल्ड वार 1 एक जंग हुई थी 1914 में। अब वर्ल्ड वार 1 में जो विन किया था वो वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस ने विन किया था, और जो डिफीट हुई थी वो हुई थी जर्मनी की और ऑटमन एम्पायर की। अब इस जंग की शिकस्त के बाद जर्मनी के ऊपर बहुत से जंगी जुर्माने लगा दिए गए। तो उस जंगी जुर्माने लगने के बाद क्या हुआ कि जर्मनी में एक फ्रस्ट्रेशन पाई गई। जर्मनी के लोगों में, जर्मन लोगों में एक नफरत पाई गई यूएस के खिलाफ, यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ। तो आगे देखते हैं कि कैसे फिर हिटलर का राइज होता है और कैसे वर्ल्ड वार 2 हो जाती है। इन सारे हम रीजंस पे बात करेंगे। अब जो समझौता हुआ जिसके तहत वर्ल्ड वार 1 को खत्म किया गया, उस समझौते को, उस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के आर्टिकल नंबर 231 में ये कहा गया कि भाई जो वर्ल्ड वार 1 हुई है वो सिर्फ जर्मनी के वजह से हुई है, जिसकी वजह से जर्मनी को अक्यूज किया गया और जर्मनी के ऊपर बहुत से जंगी जुर्माने लगा दिए गए। जैसे इस आर्टिकल में लिखा गया है कि जर्मनी के ऊपर $5 बिलियन जुर्माने लगा दिए गए कि भाई आपकी वजह से दुनिया की मईशियत का इतना नुकसान हुआ है, दुनिया में इतनी तबाही आई है, इतने लोग मारे गए हैं, जिसकी वजह से पहला जंगी जुर्माना जर्मनी के ऊपर ये लगा। उसके बाद जर्मनी के बहुत सी टेरिटरीज थी जिसपे, जैसे अलेस, लोरेन, उनके ऊपर फ्रांस ने कंट्रोल कर दिया। इवन के जर्मनी ने 13% जो अपनी ज्योग्राफिकल टेरिटरी थी वो इस समझौते की वजह से गवा दी। उसके बाद क्या हुआ कि जर्मन की एक डेंजिग इंडस्ट्रियल पोर्ट थी वो पोलैंड को दी गई, और इवन के जर्मनी को रिस्ट्रिक्ट किया गया कि भाई आप किसी के साथ आर्म ट्रेड नहीं कर सकते, आप अपने फौजियों के नंबर बढ़ा नहीं सकते, और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि आप सबमरीन नहीं रख सकते, आपको कोई एयरफोर्स नहीं होगी। इवन के जो उनके पास नेवल जो स्टाफ रखने की इजाजत दी गई वो कहा गया कि आप सिर्फ 15,000 नेवल स्टाफ रख सकते हैं। इवन के जर्मनी की जो कॉलोनीज थी, क्योंकि इस जंग से पहले या इस जंग में जर्मन एक एम्पायर था जिसमें बहुत सी कॉलोनीज थी, मगर इस समझौते के तहत ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत जर्मनी की बहुत सी टेरिटरीज को, उनकी कॉलोनीज को जिन कंट्रीज ने विन किया उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। तो समझ सकते हैं आप के जर्मनी के ऊपर बहुत से जंगी जुर्माने लगाए गए, जिसकी वजह से उस वक्त बहुत से लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया कि हो सकता है कि जर्मनी इन जुर्मानों की वजह से रिटेलिएट करे और दुनिया में कोई जंग हो जाए। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद एक लीग बनी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन ने एक कॉन्सेप्ट दिया लीग ऑफ नेशन का। अब लीग ऑफ नेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसका मेन मोटिव ये था कि दुनिया में फिर कोई बड़ी जंग न हो जैसे वर्ल्ड वार 1 हुई थी। जैसे मैंने बताया कि लीग ऑफ नेशन का जो आइडिया दिया था वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने दिया था, मगर यूएस के प्रेसिडेंट ने या यूएस ने इस लीग को ज्वाइन नहीं किया, जिसकी वजह से लीग की बड़ी फेल्यूर हुई, और उस फेल्यूर की वजह से वो लीग उसने इतना दुनिया में अमन कायम नहीं किया, जिसकी वजह से फाइनली दुनिया वर्ल्ड वार 2 की तरफ जाकर पहुंची। और इवन आपको दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दूं कि जर्मनी, जिसको ये कहा गया कि आपने ही वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट किया है, उस जर्मनी को भी इस लीग में हिस्सा नहीं दिया गया। इवन के रशिया जो एक बड़ा प्लेयर था वर्ल्ड वार 1 में, रशिया को भी लीग ऑफ नेशन में हिस्सा नहीं दिया गया। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं जो मैंने रशियन सिविल वार में और रशियन रेवोल्यूशन में डिस्कस की हुई है कि रशिया में जब इनकलाब आया, रशिया में जब कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी आई, तो उसके बाद रशिया ने बड़ी कोशिश की कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, जैसे कि यूएस के साथ,
फ्रांस के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, मगर उनकी कम्युनिज्म आइडियोलॉजी की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूएसए ने बिल्कुल इग्नोर किया रशिया को। और फाइनली ये बातें क्या हुआ कि इस बातों की वजह से रशिया ने फाइनली जर्मनी के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए और 1922 में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ रपालो, जिसमें जर्मनी और रशिया के आपस में ताल्लुकात बेहतर हुए। उसके बाद क्या हुआ कि उस ही वक्त 1923 में इटली में फाशिज्म की गवर्नमेंट आई, फाशिज्म का राइज हुआ और 1925 में ब्रिटिश ने एक अहद किया जर्मनी के साथ, एक एग्रीमेंट किया कि जो जर्मनी का वेस्टर्न बॉर्डर है उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। अब देखें, ये इतनी बड़ी बातें नहीं थी। अगर 1925 में ब्रिटिश का जो एग्रीमेंट था, ये कोई इतना बड़ा एग्रीमेंट नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश के जर्मनी के ऊपर इतने सैंक्शंस लगाए गए, इतने जंगी जुर्माने लगाए गए कि जर्मनी के लोग बिल्कुल तंग आ चुके थे। वो नफरत कर रहे थे फॉरेन कंट्रीज के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, यूएस के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। जैसे राइज ऑफ हिटलर में मैंने लेक्चर में एग्जांपल आपको दे दिया है कि हिटलर का राइज भी इन्हीं नफरत की वजह से हुआ। लोग तंग आ चुके थे उन जंगी जुर्मानों की वजह से। फिर क्या हुआ कि उस लीग ऑफ नेशन में फाइनली 1926 में जर्मनी को भी बुलाया गया और कहा कि भाई आप भी आए और इस लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन करें। मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज की पॉलिसी थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वो ऐसी पॉलिसी थी जो दुनिया को दूसरी जंग की तरफ लेकर जा रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जर्मन में इलेक्शन हुई 1928 में, जिसमें हिटलर ने अपनी पोजीशन दिखाई दुनिया को। उसके बाद क्या हुआ कि ग्रेट डिप्रेशन हुई 1929 में। अब ये ग्रेट डिप्रेशन एक बड़ा पॉइंट है। ग्रेट डिप्रेशन में दुनिया की इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो गई। दुनिया की जितनी भी कंट्रीज थी उनमें ऐसे समझें कि वो इकोनॉमिकल तबाह बर्बाद हो गए। इवन उस ग्रेट डिप्रेशन के बाद क्या हुआ कि जर्मन की जो हालातें पहले ही हद से ज्यादा बदतर थी, वो इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस थी वो और ज्यादा खराब हो गई और लोग नफरत करना लगे ट्रीटी ऑफ वर्साइल से, यूएस से, यूनाइटेड किंगडम से, फ्रांस के लोगों के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि जो 1932 में इलेक्शन हुई, उस इलेक्शन में लोग इतने तंग थे कि उन्होंने हिटलर को ही चूज किया और जिससे हिटलर की हुकूमत बनी जर्मनी में। तो आप यहाँ पे अगर इस सारे एग्जांपल्स को समझें तो उसमें यह है कि इन वेस्टर्न कंट्रीज की पॉलिसी की वजह से ही राइज हुआ हिटलर का 1932 में। जैसे ही हिटलर का राइज हुआ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हिटलर बड़ा एग्रेसिव था और हिटलर का जो राइज हुआ वो इस बातों की वजह से हुआ कि हमने जर्मनी की जो आइसोलेशन है, उनको जर्मनी को इस आइसोलेशन से बाहर निकालना है। हम जो फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है, हम उनको डिपेंडेंसी से बाहर निकालना। मतलब कि ये एक ऐसे स्लोगन से हिटलर के जिसकी वजह से उसका राइज हुआ और लोग यही चाह रहे थे जर्मनी के कि हिटलर आए और हमें फॉरेन डिपेंडेंसी से बाहर निकाले। उसके बाद क्या हुआ कि रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मन एम्पायर हुआ। हिटलर का यही मानना था कि हम जर्मन एम्पायर को फिर रीयूनिफाई करेंगे, हर कॉलोनीज को जो पहले हिटलर जर्मन के पास थी हम उनको वापस लेके आएंगे। और इवन के हिटलर का यह भी मानना था कि जहां जहां पे जर्मन है हम उनको जर्मन एम्पायर बनाएंगे। ये उनके एक प्रॉमिस थे अपने लोगों के साथ। जब हिटलर का इतना राइज देखा वेस्टर्न कंट्रीज ने तो उनको बड़ी तकलीफ हुई। तो उन्होंने क्या किया कि 1934 में रशिया को बुलाया गया और लीग ऑफ नेशन में रशिया को पार्टिसिपेट करवाया गया। अब यहाँ पे आपको समझनी होगी बात कि वो रशिया जो कंटिन्यू कह रहा था कि हमें लीग ऑफ नेशन में आप हिस्सा दो, हम लीग ऑफ नेशन को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मगर उनको उस कम्युनिज्म आइडियोलॉजी की वजह से हिस्सा नहीं दिया जा रहा था, उनको पार्टिसिपेशन नहीं मिल रही थी। मगर जब वेस्टर्न कंट्रीज ने देखा कि हिटलर अब हमारे लिए सरदर्द बन चुका है, तो इस बातों की वजह से 1934 में वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को बुलाया और कहा कि भाई आप लीग ऑफ नेशन को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे रशिया भी सब कुछ समझ रहा था कि अब हमें पार्टिसिपेशन क्यों मिली है। उसके बाद क्या हुआ कि वेस्टर्न कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट करवाया
रशिया का और चेकोस्लोवाकिया का। अब ये जो एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट के पीछे भी बड़े एक मोटिव्स थे वेस्टर्न कंट्रीज के, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज को लग रहा था कि चेकोस्लोवाकिया के ऊपर जर्मनी हमला करेगा। अब ये किसको लग रहा था? ये लग रहा था वेस्टर्न कंट्रीज को, यूनाइटेड किंगडम को, यूएस को। अब ये लग रहा था, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने चेकोस्लोवाकिया के दरमियान और रशिया के दरमियान एक एग्रीमेंट करवाया। अब उस एग्रीमेंट में यह था कि अगर कभी भी जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के ऊपर हमला किया या उसने कभी भी रशिया के ऊपर हमला किया, तो ये दोनों ममालिक, ये दोनों कंट्रीज मिलकर लड़ेंगे किसके साथ? जर्मनी के साथ। अब वहां पे जो मोटिव था वेस्टर्न कंट्रीज का, वो ये था कि जर्मनी एक दो दिनों में या कुछ टाइम पीरियड में चेकोस्लोवाकिया के ऊपर हमला करेगा, जिसकी वजह से रशिया चेकोस्लोवाकिया से मिलकर जर्मनी के खिलाफ लड़ेगा और हम बाहर बैठकर इसका तमाशा देखेंगे। अब फिर क्या हुआ कि फाइनली 1938 में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के ऊपर हमला किया। तो उस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज देख रहे थे कि अब रशिया आएगा और रशिया भी जर्मनी के खिलाफ जंग करेगा, मगर ये दुनिया में, तारीख में रशिया का एक बड़ा यूटर्न था। रशिया ने ये कहा कि हम आपके साथ, मतलब कि जर्मनी के साथ जंग नहीं करेंगे, मगर जर्मनी को चाहिए कि वो हमारी हुदूद में न आए। तो रशिया ने इस जंग को ऑप्ट करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद क्या हुआ कि वेस्टर्न कंट्रीज ने फाइनली एक एग्रीमेंट किया, जिसे तारीख में म्यूनिच एग्रीमेंट या पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कहा जाता है, 1938 में, जिसमें हिटलर ने भी ये बात की कि ये मेरा एक आखिरी लास्ट टेरिटोरियल क्लेम था जर्मनी का, जो आज के बाद हम किसी भी कंट्री के ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो उसके ऐसे समझें कि जो ये हिटलर का इन्वेजन था चेकोस्लोवाकिया के ऊपर, उसको एक एग्री किया गया, उसे माना भी गया। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखें, उस वक्त बहुत सी न्यूज़पेपर में यही था कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज ने इस जंग को अवॉइड कर दिया है, मगर जंग तो कभी भी अवॉइड नहीं होने वाली थी। फाइनली क्या हुआ कि 1939 में जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही पोलैंड पे अटैक किया, पोलैंड में ज्यादा ज्यूज थे, जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया तो उसके बाद यूएस आया, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और ये सारी कंट्रीज मिलकर उन्होंने जर्मनी के खिलाफ लड़ा। बाद में जर्मनी ने रशिया के ऊपर भी अटैक किया, तो ये इस जंग में रशिया भी आकर पहुंचा, और इवन के जापान भी आया, जिसमें जापान ने पर्ल हार्बर में यूएस की नेवल कैपेबिलिटी को 1941 में बिल्कुल तबाह कर दिया, खत्म कर दिया, जिसके बाद यूएस भी इस जंग में आकर पहुंचा। तो ऐसे ही दुनिया में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई। तो ये था मेरा लेक्चर वर्ल्ड वार 2 के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।